अब देखो यार, अगर तुम लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर रिको सेट का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू हो चुका है। टीएनए रेसलिंग का एक करंट चैंपियन एईडब्ल्यू के शिकागो में डायनामाइट पर देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो फॉर्मर सुपरस्टार आरओएच के ऊपर ऑफिशियली डेब्यू करने वाले गए। एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर मेजर रेसलर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके गए। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के चैंपियन बनने के बाद मर्सिडीज मोन का पार्टी वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रिको सेट की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रिको सेट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 1 जुलाई को रिको सेट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और रिको सेट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब ये तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा नहीं जाएंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि रिको सेट बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वेल एईडब्ल्यू में रिको सेट के डेब्यू के इन्हीं रूमर्स के अंदर अब यहाँ पर फाइनली रिको सेट एईडब्ल्यू के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते शिकागो में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रिको सेट के एजेंट को देखा गया है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग इंडस्ट्री में जो भी बड़े रेसलर्स होते गए वो यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने के लिए उनके एजेंट हायर करते गए। और इन्हीं एजेंट के जरिए रेसलर्स यहाँ पर दूसरी कंपनी से मोटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेते गए। बट गाइज अब यहाँ पर फाइनली रिको सेट के एजेंट को इस हफ्ते यहाँ पर शिकागो में एईडब्ल्यू के डायनामाइट के बैक स्टेज एरिया पर देखा गया है। और गाइज यहाँ पर ये कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते फॉरबिडन डोर का फॉल आउट डायनामाइट जब कर रही थी तो एईडब्ल्यू के शिकागो में डायनामाइट बीच ब्रेक के ऊपर रिको सेट यहाँ पर पूरे शो के दौरान मौजूद थी। और गाइज रिको सेट के एजेंट यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिको सेट के पॉसिबली एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर जैसे ही ये नेगोशिएशन फाइनलाइज होती गए हमें यहाँ पर रिको सेट एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस अब आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि रिको सेट एईडब्ल्यू कंपनी पर बहुत ही जल्द डेब्यू करने वाले गए। बट गाइस रिको सेट के एजेंट वो इकलौते इंसान नहीं गए जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहरी होने के बाद भी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। गाइस यहाँ पर शिकागो में एईडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते जब उनका बीच ब्रेक डायनामाइट कर रही थी तो गाइस टीएनए रेसलिंग का एक करंट चैंपियन शो के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद था। और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली थे। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मुस्तफा अली करंटली टीएनए के अंदर एक्स डिवीजन चैंपियन थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप के बाद एईडब्ल्यू कंपनी का टीएनए से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए और एईडब्ल्यू और टीएनए अब एक साथ काम नहीं करते गए। बट इसके बावजूद भी इस हफ्ते शिकागो के अंदर जब एईडब्ल्यू उनका बीच ब्रेक कर रही थी तो शो के बैक स्टेज के ऊपर मुस्तफा अली यहाँ पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम एरिया के अंदर मौजूद थे और काफी सारे रेसलर्स को मुस्तफा अली से बात करते हुए देखा गया है। वेल गाइस यहाँ पर अभी तक तो ये डिटेल सामने नहीं आई गए कि अली एग्जैक्टली बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे। बट गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि मुस्तफा अली का बैक स्टेज को विजिट करना कोई बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, शिकागो यहाँ पर मुस्तफा अली का भी होम टाउन है। और क्योंकि यहाँ पर मुस्तफा अली शिकागो में ही रहते गए तो गाइस पॉसिबली वो उनके कुछ पुराने दोस्तों से मिलने एईडब्ल्यू के शो को विजिट कर रहे होंगे। और मुझे यहाँ पर अली के एईडब्ल्यू के विजिट करने का, अली का एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं लगता है। बट गाइस जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की तो गाइस अब यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो फॉर्मर सुपरस्टार एईडब्ल्यू एकेए आरओएच रेसलिंग को ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे गए। और ये दो रेसलर और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर और मेसन है। वेल गाइस अगर आप लोग एलीट मैनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने आज से 10 से 15 दिन पहले आपको ये बात बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर और मेसन के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद पिछले कुछ हफ्तों से ये दोनों एईडब्ल्यू के शो को विजिट कर रहे थे। और इन दोनों के लगातार एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट से बात करने के बाद अब ये दोनों ऑफिशियली यहाँ पर टोनी खान की कंपनी पर डेब्यू कर रहे गए। बट इन दोनों का डेब्यू एईडब्ल्यू पर ना होगी बल्कि टोनी खान की सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी रिंग ऑफ ऑनर यानी आरओएच रेसलिंग के ऊपर हो रहा है। वाली इस हफ्ते आरओएच के ऑफिशियल टीवी शो के ऊपर हमें यहाँ पर एमएक्सएम का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जिस वीडियो पैकेज के अंदर हमें यहाँ पर मंसूर और मेंसन का प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए। और ये दोनों ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि बहुत ही जल्द ये दोनों आरओएच के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मंसूर और मेंसन का आरओएच करियर कैसा जाता है और टोनी खान इन दोनों को कैसे बुक करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू की ब्रांड न्यू
स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस, ये चीज़ तो हम सभी लोगों ने देखी। AEW के फॉरबिडन डोर पर स्टेफनी वैक्यूर को हराकर मर्सिडीज मोन AEW में पहली डुअल चैंपियन बन चुकी है। और यही मर्सिडीज मोन के फॉरबिडन डोर पर टाइटल को जीत जाने के बाद एक बार फिर से मर्सिडीज मोन को पार्टी करते हुए देखा गया है। गाइस, ये चीज़ तो आप सभी लोगों को याद होगी। AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मोन के TBS चैंपियनशिप को जीतने के बाद मर्सिडीज मोन को लॉस वेगास में टोनी खान, सौरभ स्ट्रिकलैंड सहित काफी सारे लोगों के साथ पार्टी करते हुए देखा गया था। और एक बार फिर से जब मर्सिडीज मोन ने टाइटल जीता है तो उन्हें यहाँ पर एक बार फिर से इस हफ्ते यहाँ पर पार्टी करते हुए देखा गया है, जहाँ पर इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के फॉरबिडन डोर पर चैंपियन बनने के बाद मर्सिडीज मोन न्यूयॉर्क के सबसे महंगे क्लब के अंदर पार्टी कर रही थी। और उनके इस पार्टी के ऊपर इस बार AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान या सौरभ स्ट्रिकलैंड तो मौजूद नहीं थे, बट इस बार इस पार्टी के ऊपर हमें यहाँ पर मीना शिकवारा, स्टेफनी वैक्यूर, जैक सेब्रे जूनियर, डैनियल गार्सिया सहित NJPW सुपरस्टार ELP देखने को मिलते गए। और गाइस, यहाँ पर वैक्यूर के टाइटल को हार जाने के बाद वो यहाँ पर मर्सिडीज मोन के साथ पार्टी कर रही थी। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन के अगले पेपर व्यू के बाद मर्सिडीज मोन यहाँ पर किसके साथ पार्टी करती गए। बट गाइस, जहाँ तक बात रही मोन के अगले पेपर व्यू मैच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। मर्सिडीज मोन का अगला पेपर व्यू मैच वो AEW के ऑल इन पर रसल करेंगी, जहाँ पॉसिबली वो ब्रिट बेकर को फेस करने वाली गए। और अब यही AEW के ऑल इन के पोस्टर को लेकर AEW कंपनी ने काफी बड़ा चेंज कर दिया है। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते AEW के ऑल इन के पोस्टर को AEW कंपनी ने एक बार फिर से अपडेट किया है। और अब यहाँ पर पोस्टर के ऊपर AEW कंपनी ने यहाँ पर जूलिया हट और एडम कोपलैंड को रिप्लेस कर दिया है। और क्योंकि ये दोनों इंजर्ड है तो इनकी इंजरी की वजह से ये दोनों ऑल इन पर काम नहीं करेंगे। और यही एडम कोपलैंड और जूलिया हट को पोस्टर से हटाने के बाद अब इन दोनों की जगह MJF और मरिया मे को फीचर किया जा रहा है। तो गाइस, यही इस पोस्टर के ऊपर जैक पेरी के TNT चैंपियन बनने के बाद अब जैक पेरी को भी शो किया जा रहा है। और गाइस, आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि AEW के वेम्बली स्टेडियम ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर मरिया मे, MJF और जैक पेरी एक्शन में देखने को मिलेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये सभी यहाँ पर ऑल इन पर किसको फेस करते हैं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट NJPW G1 क्लाइमेक्स की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट G1 क्लाइमेक्स यहाँ पर होने वाला है। और यही इस टूर्नामेंट के अंदर अब यहाँ पर इस साल काफी सारे बड़े सुपरस्टार अपीयर नहीं होंगे। गाइस, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साल NJPW के G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के अंदर रेसलर्स के एंटर होने के लिए भी टूर्नामेंट हो रहा है। और इस टूर्नामेंट के अंदर NJPW के काफी सारे लेजेंडरी सुपरस्टार अब यहाँ पर उनके मैच को हारकर G1 क्लाइमेक्स 34 से बाहर हो चुके गए। और जो रेसलर इस साल के G1 क्लाइमेक्स 34 से बाहर हुए हैं वो कोई छोटे मोटे रेसलर ना होगी, बल्कि NJPW के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर थे। गाइस, यहाँ पर NJPW के इस साल के G1 क्लाइमेक्स के अंदर NJPW के 3 लेजेंडरी रेसलर कंपीट नहीं करेंगे, जिनमें से पहला नाम NJPW लेजेंड तोमोहिरो इशी गए, दूसरा नाम NJPW के फेमस कॉमेडिक रेसलर तोरू यानो गए और तीसरा नाम NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी गए। गाइस, यहाँ पर आप लोग ये सुनकर शौक होने वाले हो कि तोरू यानो 2007 से ही NJPW के G1 क्लाइमेक्स के ऊपर लगातार पिछले 17 सालों से रेसल कर रहे थे। और ये यहाँ पर पहली बार 17 सालों में होगा जब तोरू यानो G1 में एंटर नहीं करेंगे। तो गाइस, वही तोमोहिरो इशी भी वो रेसलर है जो 2012 से ही लगातार NJPW के अंदर हर साल के G1 क्लाइमेक्स में काम कर रहे थे। और 12 सालों में ये पहली बार होगा जब इसी यहाँ पर G1 क्लाइमेक्स में काम नहीं करेंगे। बट गाइस, तनाहाशी का G1 में ना होना ये यहाँ पर सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि गाइस हिरोशी तनाहाशी वो रेसलर है जो पिछले 22 सालों से NJPW के G1 क्लाइमेक्स पर रेसल कर रहा था। और 2001 से लेकर आज तक NJPW ने जितने भी G1 क्लाइमेक्स किए तनाहाशी उन सभी टूर्नामेंट के अंदर थी। और अब ये पहली बार 22 सालों के अंदर हुआ है जब तनाहाशी इस साल के G1 में एंटर नहीं करेंगे। और गाइस, इन सभी के टूर्नामेंट से बाहर होने का मेन रीजन और कुछ नहीं बल्कि इन सभी का लंबा रेसलिंग करियर है। गाइस, यहाँ पर ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, तोरू यानो, तोमोहिरो इशी और हिरोशी तनाहाशी ये सभी लंबे टाइम से रेसलिंग कर रहे गए और इनकी उम्र अब यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुकी है। और क्योंकि G1 क्लाइमेक्स लगातार 19 दिनों तक होता है तो गाइस लगातार 19 दिनों तक रेसल करना इन सभी के लिए अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं गए। और इनकी एज के काफी ज्यादा होने की वजह से और इनकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए NJPW के मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस साल के G1 के अंदर ना तो प्रेसिडेंट तनाहाशी काम करेंगे और ना ही इशी या तोरू यानो काम करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इतने बड़े बड़े नाम के टूर्नामेंट से बाहर
होने के बाद आखिर यहाँ पर इस साल का जीवन कैसा जाता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।